हाँ जी बच्चों, शुरू करूँ। यस मैम, कर दें। अच्छा। अच्छा बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सर्जरी का। और जो हमारे पास पहला टॉपिक उसमें है इफेक्ट्स ऑफ सर्जरी ऑन द न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। जी मैम। हेलो। अच्छा, आवाज आ जी जी। ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों, हमारे पास जब पेशेंट आता है प्री सर्जरी प्री ऑपरेटिव स्टेट में, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो उसका फैक्टर कंसिडर करना होता है वो होता है गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी इंश्योर, क्योंकि इससे तीन चार चीजें हमारी जो बहुत अच्छी स्टेट में रहेंगी, जिसमें हमारे पास एक तो, अगर गुड न्यूट्रिशन की स्टेट में पेशेंट आएगा तो हमारे पास उसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, बेटर वुंड हीलिंग, शॉर्टर पीरियड टाइम ऑफ इलनेस एंड लोअर मोर्टेलिटी रेट। ये उस स्टेट में पॉसिबल है अगर हमारे पास न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो। गुड न्यूट्रिशन स्टेटस के साथ पेशेंट आएगा तो। अगर पेशेंट हमारे पास प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशनल स्टेट में इस स्टेट में आ रहा है कि वो पुअर है, पुअर प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशनल स्टेटस है, तो डेफिनेटली वो इंक्रीज रिस्क पे होगा ऑनगोइंग सर्जरी में। मतलब उसकी जो है ना कॉम्प्लायंस कह लो आप, वो अच्छी नहीं होगी। Persons with chronic disease especially likely to have less than optimal nutritional status. अगर chronic disease some patient को है तो उनके भी चांसेस है कि प्रॉब्लम आएगी आगे उनकी वुंड हीलिंग में, उसकी जो ओवरऑल कॉम्प्लायंस में है। अगर किसी पेशेंट को सीरियस मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, या लिवर डिजीज है, या जीआई ट्रैक्ट उसका डिसफंक्शन है, तो भी हम इन ऐसे पेशेंट में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अच्छा बच्चों, अब जब सर्जरी प्लान होती है ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी में एक तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स लॉस आता है, फ्लूइड लॉस होता है, हेमरेज का चांस होता है, वॉमिटिंग और डायरिया का चांस होता है। मैम आपकी आवाज़ थोड़ी जो कट रही थी, आप हमारे दोबारा जो रिपीट कर दें। जितनी भी हमारे पास प्री ऑपरेटिव डेफिशिएंसीज, बच्चे मैं एक मिनट। बच्चों जब भी हमारे अच्छा जब भी हम पेशेंट में सर्जरी प्लान करते हैं ना, जैसे कि कोई जीआई डिसफंक्शन है, मतलब कोई भी सर्जरी, कोई भी, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कुछ नहीं करूंगी, कोई भी सर्जरी है, कोई जर्नल है स्पेसिफिक है, उसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट लॉस भी देखा जा सकता है, फ्लूइड लॉस भी देखा जा सकता है। उनको आफ्टर सर्जरी हेमरेज का भी चांस हो सकता है, वॉमिटिंग का भी हो सकता है और डायरिया का भी हो सकता है। ठीक है। यस मैम। चलूं आगे। जी मैम, अच्छा चलें। बच्चों, जो हम जिस लेवल की डेफिशिएंसी होती है ना, जी जिस लेवल की डेफिशिएंसी डेवलप होती है ना पेशेंट्स में, द एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी जो डेवलप कैन बी मैनिफेस्टेड बाय वेट लॉस। कितना वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, उसका वुंड हीलिंग कैसी है, अच्छी है या पुअर है, डिक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी, एनीमिया, एडीमा, डिहाइड्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ अल्सर। अगर कोई पेशेंट हमारे पास अगर हमारे पास पेशेंट स्टेट में आ रहा है पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ, तो एक तो हमें वेट लॉस कॉमन होगा, पुअर वुंड हीलिंग होगी, डिक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी होगी, एडिमा होगा, एनीमिया होगा, डिहाइड्रेशन होगी एंड प्रेजेंस ऑफ अल्सर। हमें ये भी देखने को मिल सकता है इन पेशेंट्स में। ठीक है। यस मैम, आगे समझ। अच्छा, अब बच्चों सर्जरी के बाद या किसी भी किस्म की इंजरी के बाद जो पेशेंट की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनमें लॉस ऑफ ब्लड प्लाज्मा, pus from the wound surface, hemorrhage from the GIT tract and pulmonary tract, vomiting and fever। इन सारी स्टेट्स की वजह से हमारे पेशेंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। दोबारा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले लॉस ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा,
pus formation from the wound surface, hemorrhage from the GIT tract or pulmonary tract, vomiting and fever. इन सारी स्टेट्स की वजह से हमारे पास न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सर्जरी के लिए इंक्रीज कर दी जाती है। अब बच्चों डिपेंड करता है कि ऑपरेशन सर्जरी किस लेवल का है। अगर तो सिंपल ऑपरेशन है तो उसमें मॉडरेट डेफिशिएंसी जो है ना कुछ एक दो दिन के अंदर वो कवर अप हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास मेजर सर्जरी हुई है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, 3-4 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन था, ब्रेन इन्वॉल्व है, या कोई और सर्जरी जैसे कि जीआई की सर्जरी है, SAIO हुआ हुआ है, पेशेंट को उसकी ओपनिंग करनी है, मतलब इस तरह के मेजर जो ट्रॉमास हमारे पास आते हैं उसमें फिर पेशेंट का रिकवरी टाइम भी बढ़ जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, और उसके अलावा इन सारी स्टेज में लॉसेस भी ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अच्छा बच्चों, ये टॉपिक अगला टॉपिक हमारे पास है प्री ऑप, ये मतलब ना ये जर्नल चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, MNT बाद में आएगी। टॉपिक है प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन असेसमेंट, कि ऑपरेशन से पहले क्या क्या हमने उनकी असेसमेंट करनी है, पेशेंट के क्या क्या टेस्ट हम लोगों ने करवाने हैं। इवेल्युएशन ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस शुड बी अ रूटीन पार्ट ऑफ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। नंबर 1, हम लोगों ने, हमारे पास एक पेशेंट आया कि जी सर्जरी प्लान्ड है, उसको सबसे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना है कि क्या है। हम BMI निकालेंगे, वेट लेंगे, उसका हाइट देखेंगे, ब्रीफ डाइटरी हिस्ट्री एंड क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। उसके उसके बाद एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स चेक करेंगे, उसके बाद हम बायोकेमिकल मेजरमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, उनके टेस्ट लाइक सीरम एल्ब्यूमिन एंड ट्रांसफेरिन लेवल चेक करवाएंगे, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेसेस मेजर करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके कि इसका स्टेटस, न्यूट्रिशन ओवरऑल स्टेटस कैसा है पेशेंट का, और फिर हम आगे जाएंगे और सर्जरी की तरफ प्रोसीड करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम लोग न्यूट्रिशन कंसिडरेशंस पढ़ेंगे जनरल सर्जरी की, MNT ऑफ जनरल सर्जरी। अभी तक के लिए सब कुछ क्लियर है? यस मैम, यस मैम। क्लियर है। अच्छा बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास है डाइटरी मैनेजमेंट का सर्जिकल कंडीशन में, नंबर 1 इज टू इम्प्रूव द प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन। नंबर 2, टू मेंटेन करेक्ट न्यूट्रिशन आफ्टर ऑपरेशन और इंजरी। नंबर 3, टू अवॉइड हार्म फ्रॉम रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे इसमें वो हम पढ़ेंगे प्रोटीन। जो सेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिशन इंश्योर्स, अगर हम पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है तो उसमें एक तो रैपिड वुंड हीलिंग हो जाएगी, उसके अलावा नंबर 2, रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन पेशेंट में डेवलप हो जाएगी, जल्दी पेशेंट इन्फेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा अगर प्रोटीन कंटेंट, अमाइनो एसिड कंटेंट पेशेंट के बॉडी में ठीक है तो वो प्रोटेक्टिव एक्शन भी प्रोवाइड करेगा लिवर के अगेंस्ट, जो टॉक्सिक इफेक्ट एनेस्थीसिया का देता है ना, मतलब हम पेशेंट को, जाहिर सी बात है, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है लिवर पे, वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा अगर प्रोटीन कंटेंट अच्छा है तो। नंबर 4, reduces the possibility of edema at the site of wound। ये चारों चीजें उस टाइम पॉसिबल होंगी अगर हमारे पास बॉडी में प्रोटीन कंटेंट ठीक है। प्रोटीन ज्यादा देने का पर्पस ही यही होता है, 1.5 to 2 ग्राम पर केजी एडेड बॉडी वेट की, ये हमारी मेंटेनेंस मेंटेन रही, जो चीजें मैंने आपको बता रही हूँ ये मेंटेन रहे। अच्छा बच्चों, फॉर एग्जांपल कि अगर एडिमा जो है ना, वो वुंड की साइड पे प्रेजेंट है, लाइक किसी की गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, उसकी 3 कोली, मतलब उसकी हुई है कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, और हुई भी उसकी लेप्रोस्कोपिक है, ओपन नहीं हुई है, और उसके वुंड की पे अगर एडिमा है, दैट मीन्स के प्रोटीन कंटेंट पेशेंट का ठीक नहीं है, एडुकेट नहीं है, जिसकी वजह से सूजन हो रही है और वो हमारे जो स्टिचेस स्वेल्ड अप हो गए हैं, और ये जैसे एडिमा प्रेजेंट होगा वो वुंड हीलिंग में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो इसलिए हम लोगों ने प्रोटीन कंटेंट पेशेंट को बहुत अच्छा देना है।
और पेशेंट को पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में हमने रखना है। अच्छा बच्चों, समटाइम ना प्रोटीन के टेबलिज्म जो है ना वो सर्जिकल पेशेंट में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उन पेशेंट ऑलरेडी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में प्रेजेंट होता है। इन पेशेंट्स को सिंपली नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस लाने के लिए हम लोगों ने हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन देनी है। अब चाहे वो हम उसको कोशिश तो करना एंट्रली दें, लेकिन समटाइम्स पेशेंट की रिक्वायरमेंट हम पैरेंटली भी पूरी करते हैं। और मैंने आपको सारा बता दिया कि अमाइनो वेल अमाइनो प्लाज्म इन्फ्यूज करते हैं सो दैट पेशेंट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में आए और प्रोटीन स्पेयर ना हो फॉर एनर्जी पर्पसेस। अच्छा, प्रोटीन के जो लेवल बेटा हम लोगों ने देने हैं ना इसमें सर्जरी में, वो यूजुअली देते हैं 1 to 1 ग्राम पर केजी आइडल बॉडी वेट। यूजुअली ये 100 ग्राम प्रोटीन पर डे बना देता है। मैम ये आप रिपीट करेंगी? 1 to 1.5 ग्राम पर केजी आइडल बॉडी वेट। ओके मैम। ठीक है। और हम लोग ने बच्चों एंट्रली जो इनकी प्रोटीन्स हमने इंक्रीज करवानी है वो हमने बाय एंट्रल फॉर्मूला भी करवा सकते हैं, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन भी हम स्टार्ट करवा सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऐसा फूड उस पे हम लोग एडअप कर सकते हैं। ये सब पाउडर्स जैसे कि बेनी प्रोटीन है वो हमने डाल दिया, योगर्ट पे डाल दिया, किसी फूड आइटम पे डाल दिया, ताकि उसका एनर्जी प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो जाए। ये वेज हैं प्रोटीन बढ़ाने के। अच्छा बच्चों, अब नंबर 2 हमारे पास है एनर्जी कैलोरीज। बेटा सबसे मेन इम्पोर्ट जो फंक्शन है हमारा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों ने कंसिडर करनी है कैलोरीज काउंटिंग में, वो सबसे पहले है वेट स्टेटस। वेट स्टेटस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव कंसिडरेशंस में, क्योंकि यही फिर हम लोग इसी के हिसाब से हमारी कैलोरीज भी निकलती हैं। विदाउट सफिशिएंट कैलोरिक इनटेक टिश्यू प्रोटीन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। यूजुअली बच्चों हम लोग जो रेकमेंड करते हैं उसमें सर्जरी में एनर्जी जो कैलोरीज डिमांड है वो 35 to 45 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। 35 to 45 किलो कैलोरी पर केजी पर डे फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जाहिर सी बात है कि अगर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स मतलब नहीं ज्यादा होंगे क्वांटिटी में, तो ऑब्वियसली प्रोटीन स्पेयर होगा फॉर एनर्जी पर्पसेस। तो हमने ये चीज माइंड में रख के हम लोगों ने इनकी 35 to 45 किलो कैलोरी पर केजी पर डे सेट करनी है क्वांटिटी। ठीक है बच्चों। यस यस मैम। मैम। मैम ये जो पर केजी है ये आइडियल बॉडी वेट होगा या एक्चुअल बॉडी वेट होगा? IBW। ओके मैम। अच्छा बच्चे, अगला हमारे पास स्टेप है विटामिन। विटामिन में सबसे पहला एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इम्पॉर्टेंट है वुंड हीलिंग में, और ये प्रोवाइड जो है ना हमें करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, ताकि वुंड हीलिंग हमारी जल्दी हो। विटामिन के वो भी हमने साथ ही साथ देना चाहिए, ताकि क्लॉटिंग का फैक्टर जो है वो ना उस तरह से प्रॉब्लम हो, क्योंकि मोस्ट लाइकली जो पेशेंट्स जो है ना में समटाइम हेमरेज के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा लिवर डिजीजेस में विटामिन के दिया जाता है। तो दो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन है, विटामिन सी और विटामिन के, जो सर्जरी के पेशेंट में हम लोग यूजुअली देते हैं। मैम विटामिन के जो है वो हम लोग इंटरली देंगे या फिर उसको हम लोग ड्रिप्स की फॉर्म में देंगे? नहीं बच्चे, विटामिन के हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि हम थ्रू एंट्रल दें। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पास एंट्रल फॉर्मूला है, चाहे इंश्योर हो, चाहे ग्लूसरना हो, चाहे एसोकेल है, नोवासोस्ट्रीनल है, उसके अलावा पेप्टामिन, ये सारी इसमें विटामिन के प्रेजेंट है ना, तो हमने अकॉर्डिंग टू डिजीज स्टेट जिसकी चीज की भी सर्जरी हुई है वो हमने उसको देना है। क्योंकि अगर विटामिन की बॉडी में कम होगा तो पेशेंट ब्लीड आउट भी तो कर सकता है ना, इसलिए। ओके मैम। अच्छा बच्चों, अगला हमारे पास आएगा मिनरल्स।
बच्चों ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास फास्फोरस एंड पोटेशियम जो है ना यूजुअली लॉस्ट हो जाते हैं बॉडी में से, क्योंकि ब्रेक डाउन होती है बॉडी टिश्यूज की। उसके अलावा डी अरेंजमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड मेटाबॉलिज्म भी हम देखते हैं सर्जरी के पेशेंट में, क्योंकि समटाइम पेशेंट जो है ना एक्सपीरियंस करता है वॉमिटिंग, डायरिया, ड्रेनेज, एनोरेक्सिया, डायोरेसिस। इन सारी चीजों की वजह से सोडियम एंड क्लोराइड मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होती है और बॉडी में से कम हो जाते हैं ये सारी चीजें। और ये बच्चों सिंपली हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, वो पैरेंटल फ्लूइड थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। बच्चों जिंक डेफिशिएंसी भी मोस्ट कॉमनली देखी जाती है पेशेंट में ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ सर्जरी। इनकी डेफिशिएंसी जो है ना इम्पेयर करती है इम्यूनिटी को, और उसके अलावा वुंड हीलिंग जो है ना इम्पेयर करती है। इमरान का फोन आ रहा है, आज के इमरान को फोन करके पूछो कि वो क्या कहता है, बता देना, मैं क्लास ले रही हूँ। बच्चों जरा 1 मिनट वेट करना। मैंने मैसेज किया, पूछ लिया खुद ही। आसिया सेंड कर रही हूँ, तुम पूछ लेना। अच्छा बच्चों जिंक वाला समझ में आ गया था? यस मैम। जी मैम। अच्छा बच्चों इन पेशेंट्स में हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी देखते हैं। काफी ज्यादा आयरन चांसेस है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए, क्योंकि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है, समटाइम मेल एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि डाइट से एनीमिया हम ठीक कर सकते हैं। लिबरल इंटेक ऑफ प्रोटीन एंड एस्कॉर्बिक एसिड टुगेदर अगर हम दें तो ये चीज ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में ट्रांसफ्यूजन भी रिक्वायर्ड होती हैं ताकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मलाइज हो सके। ठीक है। जी मैम। अच्छा बच्चों फ्लूइड्स, अगला टॉपिक है फ्लूइड्स, जो हम मिनरल्स के बाद ना फ्लूइड इम्बैलेंस बॉडी में यूजुअली बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी हम देखते हैं, क्योंकि एक तो पेशेंट जो है ना ज्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड ले नहीं सकता, फ्लूइड लॉस भी होता है। उसके अलावा ड्यू टू वॉमिटिंग, हेमरेज, डायरेसिस एंड फीवर। तो इन पेशेंट में हम लोगों ने सिंपली पारेंटली इनको फ्लूइड इन्फ्यूज करना है, नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट, ताकि फ्लूइड इम्बैलेंस ना हो, पेशेंट ठीक स्टेट में रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है आफ्टर सर्जरी पेशेंट एनपीओ होता है, फॉरन फॉरन तो वो कुछ भी नहीं ले सकता। अगर माइनर सर्जरी है तो उसको 6 to 8 आवर्स के लिए एनपीओ रखते हैं, अगर मेजर सर्जरी है तो उसको एक एक दिन के लिए भी एनपीओ रखना पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली स्टेट में ये तो नहीं ना कि हमने फ्लूइड इम्बैलेंस ठीक नहीं करना बॉडी में से, तो उसमें हम फिर पारेंटली उनको या रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन की इन्फ्यूजन जो है ना इन्फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। यस मैम। मैम इनकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हाँ हाँ, मतलब नॉर्मली 3 लीटर तक? नहीं नहीं, वो हर पेशेंट का वेरी करता है ना, क्या क्या कितना कितना है, क्या रिक्वायरमेंट है। मैम इनकी कैलकुलेशन डिफरेंट होती है, जैसे नॉर्मल होगी वैसी कैलकुलेट करेंगे हम? नहीं नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे ना। ठीक है मैम। अच्छा बच्चों अब है प्लानिंग द प्री ऑपरेटिव डाइट, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा बच्चों जब हम लोग पेशेंट सबसे पहले तो इसमें ये है कि पेशेंट जो पेशेंट हुए लॉस्ट मच वेट प्रायर टू सर्जरी, जो पेशेंट वेट लॉस उनका सर्जरी से पहले हुआ होता है,
उनको सिंपली हम लोगों ने ना हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देनी है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ताकि मैंने जब मैं लिवर ट्रांसप्लांट थी तो समटाइम पेशेंट का बीएमआई, अब आ रही है? हेलो। जी मैम मैम अब अब आ आपकी रही है। आवाज आ रही है। ओके ओके। अच्छा, अब तक क्लियर है सब कुछ? मैम वो आपने दोबारा बता दें, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट किसमें चाहिए होगी? बच्चों, जब प्री ऑपरेटिव डाइट हम प्लान करते हैं, पेशेंट के अगर बीएमआई लेवल लेस देन 18 है या 16 से कम है और पेशेंट सर्जरी के लिए रेडी नहीं है, तो हम लोगों ने सिंपल उसको हाई प्रोटीन और हाई कैलोरिक डाइट जो है ना देनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब मैं लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट में थी शेख जायद में, तो तो उसमें मेरे पास पेशेंट आते थे, उसमें बीएमआई कभी 17 निकल रहा है, कभी 16 निकल रहा है, तो वो इतने लेंथी लंबे प्रोसीजर के लिए रेडी नहीं होते। उस स्टेट में हमने क्या करना होता है कि पेशेंट को पहले बिल्डअप करना है, उसकी बायोकेमिकल वैल्यूज नॉर्मलाइज करनी है और उसको अच्छे से बिल्डअप करके फिर हम लोगों ने उसको, इसमें हम डॉक्टर से 2 to 3 वीक्स का टाइम लेते हैं। और फिर जाके जब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पेशेंट उधर आता है, फिर हम कहते हैं हाँ जी पेशेंट इज ओके फॉर सर्जरी। ठीक है, इसमें हम लोग किसी भी फॉर्म में डाइट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट स्टेट। द डाइट में बी ऑफ लिक्विड क्वांटिटी, सॉफ्ट और रेगुलर कंसिस्टेंसी। ठीक है, पेरेंटल न्यूट्रिशन, सेमी सिंथेटिक फाइबर फ्री डाइट्स भी हम समटाइम यूज करते हैं। उसके अलावा साथ साथ अगर कोई हमारे पास डिजीज स्टेट में पेशेंट है लाइक डायबिटीज है, तो साथ साथ हमने उसको भी ओवरलुक नहीं करना, उस हिसाब से हम लोगों ने पेशेंट को डाइट प्लान देने सजेस्ट करने हैं। अच्छा बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने सर्जरी डिले करवाई होती है सो दैट इम्प्रूव हो जाए पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस, तो हमने उसकी एवरी डे ना इनटेक मॉनिटर करनी है न्यूट्रिशन स्टेटस की। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बर्न पेशेंट में डेली 24 आवर रिकॉल स्टाफ नर्स से दिलवाती थी और फिर कैलोरीज और प्रोटीन कंटेंट डेली देखती थी कि क्या पेशेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं, वो पॉजिटिव बैलेंस में या नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, डेली बेसिस की मॉनिटरिंग। इसमें स्टाफ नर्सेस का और डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल है, पेशेंट और उनके अलावा पेशेंट्स के अटेंडेंट का। उसमें ये है कि पेशेंट जो है ना और पेशेंट और जो है कि अटेंडेंट्स और पेशेंट के अटेंडेंट, डाइटिशियन और नर्सेस स्टाफ नर्स तीनों जो है ना काउंसिल करें और पेशेंट को करें, मोटिवेट करें सो दैट वो उसकी अपनी कैलोरीज जो रिक्वायर्ड है उस पर वो पूरा उतर सके और वो खा पी सके उतना जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। हम लोगों ने बच्चों इस तरह के फूड सेलेक्ट करवाने हैं जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है पेशेंट को। समटाइम हम उनको कह देते हैं कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीडिंग लें, ताकि पेशेंट लोड फील ना करे कि उसको एक ही मील खाना है, एक ही टाइम में खत्म करना है। कैलोरीज और प्रोटीन वो इंक्रीज करवाने का तरीका ये है कि हम मिल्क बेवरेजेस ऐड कर सकते हैं डाइट में, नॉन फैट ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, स्ट्रेन मीट इन ब्रॉड ऐड कर सकते हैं। अगर पेशेंट कुछ खा पी नहीं सकता तो फोर्टिफाइड जूसेस ऐड कर सकते हैं, बटर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डाइट में, ताकि डाइट रिच हो जाए प्रोटीन और कैलोरीज में। मैम सिर्फ हम लोग डाइट के थ्रू करेंगे, हम लोग उसको सप्लीमेंट्स भी देके उसका करा सकते हैं डाइट दोनों इंक्रीज दोनों बिल्कुल, कैलोरीज और प्रोटीन? बिल्कुल बच्चों, दोनों दोनों डाइट भी और सप्लीमेंट भी। ये तो सारी मैंने चीजें आपको डाइट की बता दी ना, प्रोटीन मिल्क बेवरेजेस, नॉन फैट ड्राई मिल्क, कमर्शियल प्रोटीन सप्लीमेंट, स्ट्रेन मीट, फोर्टिफाइड फ्रूट जूसेस, ये सारे तो हमारी डाइट है। उसके अलावा हमने एंट्रल फॉर्मूलाज भी साथ साथ देने हैं। ठीक है, जी मैम। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जो फूड एंड फ्लूइड्स जो है ना यूजुअली सर्जरी से पहले अलाउ होते हैं, 6 से 8 घंटे पहले। यूजुअली ये कह दिया जाता है पेशेंट को कि अब आपका 8 एक दिन अगले दिन प्रोसीजर है तो आप सुबह
अर्ली मॉर्निंग, इस तरह से एक मतलब लाइट सा मील लेने के वो 8 आवर्स का गैप के बाद आपकी भी सर्जरी प्लान हो जाए, उसके बाद फिर आप लोगों ने कुछ भी नहीं लेना। इट इज एसेंशियल कि स्टमक जो है ना एम्प्टी हो प्रायर टू एनेस्थीसिया, सो दैट कोई भी किसी किस्म की वॉमिटिंग और एस्पिरेशन का चांस ना हो। कहते हैं ना कि एनपी हो पेशेंट सर्जरी से पहले, तो उसका रीजन यही होता है कि एनेस्थीसिया के बाद कि उसका साइड इफेक्ट ना हो जाए, पेशेंट वॉमिट आउट ना कर दे और रेस्पिरेट करके उसकी डेथ ना हो जाए। उसके बाद बच्चों जब सर्जरी हो जाती है और जीआईटी ट्रैक जो है हमारा फंक्शनिंग में आ जाता है, तो उसके बाद हम लोग उसको डाइट अलाउ कर देते हैं कि अब आपको आप एनपीओ ब्रेक हो चुका है, अब आप पेशेंट इज ओरल फ्री। मैम आपने अभी क्या टर्मिनोलॉजी यूज की है? एनपीओ? एनपीओ नथिंग पर ओरल। नथिंग पर बट पर ओरल, ओके ओके। हाँ, मतलब ओरली कुछ भी नहीं खा पी सकते बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी ना, कुछ घंटों के लिए। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है बच्चों प्लानिंग द पोस्ट ऑपरेटिव डाइट। अच्छा बच्चों, रिजम्पशन ऑफ ओरल इनटेक डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सर्जरी एंड इंडिविजुअल प्रोग्रेस। अगर तो माइनर सर्जरी है तो लिक्विड्स जो है ना ऑफनली टॉलरेटेड होते हैं, पेशेंट आराम से टॉलरेट कर सकता है विद इन अ फ्यू आवर ऑफ सर्जरी, और आराम से पेशेंट को हम उसको नॉर्मल डाइट की तरफ प्रोग्रेस करवा सकते हैं। बट अगर तो मेजर सर्जरी हुई भी है पेशेंट की और ओरल इनटेक उसका डिले हुआ हुआ है, तो हम लोग उसको सिंपली जो है ना फिर ये कहते हैं कि वो कन्वेंशनल इंट्रावीनस फीडिंग की तरफ आ जाए। लाइक मैंने आपको जैसे बताया मैं कि डेक्सट्रोज अमाइनोवेल की तरफ वो आ जाए, और उसके अलावा सेमी सिंथेटिक फाइबर फ्री डाइट रेकमेंड कर सकते हैं या ट्यूब फीडिंग और टीपीएम, अगर पेशेंट को सर्जरी के बाद भी एनपीओ रखा हुआ है तो। अदरवाइज फिर हमने उसको नॉर्मल रूटीन में ले आना है डाइट पे। अच्छा, बच्चों प्रोग्रेशन ऑफ ओरल फीडिंग, कि किस तरह से हम लोग जो है ना पेशेंट को ग्रेजुअली ओरल फीडिंग की तरफ लाते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने देखना होता है ना, वो हम लोगों ने देखना होता है कि मोटिलिटी ऑफ जीआईटी ट्रैक हो गई है, खत्म हो गई है। यूजुअली मोटिलिटी ऑफ जीआईटी ट्रैक इज डिमिनिश्ड आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। हम कहते हैं ना कि एसएआईओ है, सब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है, ये पेशेंट अभी सर्जरी हो गई लेकिन स्टिल एनपीओ है, क्योंकि उनकी जीआईटी मोटिलिटी डिस्टर्ब हुई होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी होती है वो तो रिकवर हो जाती है रैपिडली, लेकिन जो बाकी सारी प्रोसीजर्स हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी के, उसमें 24 आवर या उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है नॉर्मलाइज होने का, 3 से 5 दिन भी लग सकते हैं। और उसमें पेशेंट जो है ना नथिंग पर बाय माउथ लेता है फॉर 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। ओरल फीडिंग हम तब स्टार्ट करते हैं जब जीआई सिक्रीशन स्टार्ट हो जाए और पेरास्टॉल्टिक जो है ना हमारी मूवमेंट रिज्यूम हो जाए। अगर तो हमें गट साउंड आना स्टार्ट, आपने कभी पता नहीं आप लोगों ने यहाँ नोट किया है नहीं, पेशेंट जो है ना सर्जरी के बाद गट साउंड जो है ना नोट करते हैं कि गट साउंड है, गट एक्टिव है या नहीं है, तो उसके बाद जो है ना फिर हम लोग अलाउ कर देते हैं पेशेंट अब ले सकते हैं। जैसे ही हमें पता लग गया ना कि गट वर्किंग में है, उसकी साउंड्स आ गई है वापस, तो फिर हम लोगों ने साथ ही ना फीडिंग रिज्यूम कर देनी है, तब हमने डिले नहीं करना। सबसे पहले हम लोग जो इसमें चीज देते हैं पेशेंट को, वो हम देते हैं आइस चिप्स, आइस देते हैं, उसके पेशेंट के लिप्स पे रख देते हैं कि वो खुद ही जो है ना ड्रॉप बाय ड्रॉप अंदर गिरता रहे। उसके बाद फिर सिप्स ऑफ वाटर अलाउ करते हैं, फिर प्रोग्रेस होती है क्लियर लिक्विड की तरफ, फिर फुल लिक्विड की तरफ पेशेंट को लाते हैं, फिर फुल लिक्विड से सॉफ्ट डाइट पे लेके आते हैं और फिर रूटीन नॉर्मल डाइट पे लेके आते हैं। इनिशियली जो फीडिंग्स हैं वो स्मॉल होती हैं, मतलब स्मॉल मील हम अलाउ करते हैं, और उसके अलावा लो इन रेजिड्यू लेस फाइबरस डाइट के जो हमारा स्टमक है वो इरिटेट ना हो जाए, उसकी लाइनिंग एग्रीवेट ना हो जाए। जो फूड हाई इन प्रोटीन एंड फैट्स होते हैं, आपको पता है कि वो हम पेशेंट को मना करते हैं कि वो क्योंकि वो उनकी जो है ना डाइजेशन मेल स्लो होती है, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस रखते हैं बॉडी में, तो जो जीआई डिस्फंक्शन के पेशेंट होंगे जाहिर है उनके लिए प्रॉब्लम होगी, तो हमने इसलिए ये थोड़ी ये चीजें ध्यान में रख के उनका डाइट प्लान करनी है। बच्चों इधर तक सब कुछ क्लियर है? यस मैम।
मैम हम किसी ने माइनर और मेजर सर्जरी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बच्चों आगे 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 ही तो अगला टॉपिक यही है ना, डाइट इन स्पेसिफाइड सर्जिकल कंडीशन। जैसे ठीक कि है मैम। जैसे माइनर सर्जरी में हमारा आ गया वॉट्स है, कॉटरी है, ड्रेसिंग चेंज है, और क्या कहते हैं ये हमारा कोलिसिस्टेक्टमी है। नहीं, कोलिसिस्टेक्टमी तो वैसे वन ऑफ द मेजर सर्जरी है। और जितने भी हमारे पास स्पेसिफिक सर्जरीज हैं, जैसे कि न्यूरो की सर्जरीज हैं, या गायनी की सर्जरी, या सी सेक्शन हुआ हुआ है, ये सारी मेजर सर्जरीज में आएंगी। अब आगे बच्चों जो डिटेल्ड मतलब कंडीशन के अंदर सर्जिकल कंडीशन है ना, जो हमारे पास डाइट्स जो स्पेसिफिक हमने सर्जिकल कंडीशन में देनी है, वो अब नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें एक तो अपर एलिमेंट्री ट्रैक्ट आ जाता है, गैस्ट्रिक रिस्ट्रक्टिव सर्जरीज आ जाती हैं, गैस्ट्रेक्टमी आ जाती है, उसके अलावा इंटेस्टिनल सर्जरी आ जाती है, फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले पेशेंट है वो आ जाते हैं। ये सारा कुछ है बहुत ही ज्यादा है ये अभी तो। पर इसकी इसके साथ जो इनकी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि डंपिंग सिंड्रोम, वो भी सारा कवर अप होने वाला है अभी। अच्छा बच्चों, अगला टॉपिक है डाइट इन स्पेसिफाइड सर्जिकल कंडीशन। नंबर 1 है अपर एलिमेंट्री ट्रैक्ट। इसमें बच्चों हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ भी आ जाता है, एडजस्टमेंट टू न्यू डेंचर्स भी आ जाता है। ये सारी चीजें इसमें मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी हुई है, टीथ एक्सट्रैक्ट किया है, या किसी का रूट कैनाल हुई है, और उसमें यूजुअली जो है ना, हम पेशेंट को अलाउ करते हैं कि वो आफ्टर 1 और 2 डेज जो है ना, वो बिल्कुल लिक्विड डाइट ले। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वो हार्ड डाइट लेगा या प्रॉपर नॉर्मल डाइट लेगा, तो चांसेस आर कि जो ऑपरेटिव साइड है वो इफेक्ट हो, वहाँ पे प्रेशर पड़े, पेशेंट जो है ना ठीक से क्योंकि पेन ऑब्वियसली होती है, पेन का एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती है, तो हमने तकरीबन 1 और 2 डेज के लिए पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है लिक्विड डाइट पे। और कोई भी ऐसी चीज नहीं देनी कि चूइंग रिक्वायर्ड हो उसमें। और उसको ये कहना है कि वो इवन जो है ना स्ट्रॉ से वो लिक्विड कंज्यूम करे। मैम ये ओनली 2 days तक हमने उसको करने रिकमेंड, जी और मोर देन जी। 2 डेज के बाद फिर अगर तो पेशेंट की स्टेट देखेंगे पहले कि उसको पेन का एलिमेंट तो प्रेजेंट नहीं है, और उसको चूइंग में डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, तो फिर उसको हम लोग थोड़ा क्लियर लिक्विड के बाद, फुल लिक्विड के बाद, हम उसको सेमी सॉफ्ट के बाद सेमी सॉलिड, और फिर सॉफ्ट प्रॉपर नॉर्मल डाइट, रेगुलर डाइट पे ले आएंगे। बच्चों समटाइम हम इन पेशेंट को फुल फ्लूइड और प्यूरिड फॉर्म में भी दे सकते हैं डाइट। और उसके अलावा हम इनको ट्यूब फीडिंग में जितने भी हमारे पास एंट्रल फॉर्मूलाज हैं वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी किसी पेशेंट की हुई है, तो पेशेंट को हम लोग कोल्ड फ्लूइड्स रिकमेंड करेंगे, जिसमें मिल्क आ सकता है, ब्लेंड फ्रूट जूस आ सकता है, जिंजर जूस आ सकता है, प्लेन आइसक्रीम आ सकती है, ये शरबत हो गई, ये जो रूह अफ़ज़ा वगैरह वो आ सकते हैं, टार्ट फ्रूट जूसेस हो गए वो आ मैम ये सकते हैं। कौन और सी उसके अलावा सर्जरी बता रही हैं आप? टॉन्सिलेक्टमी, रिपीट कर दें। टॉन्सिल रिमूव कर टॉन्सिलेक्टमी, ठीक है मैम। टॉन्सिल्स रिमूव करने के बाद। और उसके अलावा हम लोग उनको फाइब्रस फूड जो है ना अवॉइड करने को कहना है। इसी के सेकेंड डे ऑफ सर्जरी पे फिर हम सॉफ्ट फूड रिकमेंड करेंगे, सच एज कस्टर्ड, प्लेन पुडिंग्स, सॉफ्ट एग्स, वार्म बट नॉट हॉट सीरियल, वार्म हो लेकिन बहुत ज्यादा तेज गर्म ना हो, स्ट्रेन्ड क्रीम सूप्स दे सकते हैं, मैश पोटैटोज एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरीज एज मे टॉलरेटेड। एंड विद इन अ वीक पेशेंट इतना स्टेबल हो जाता है कि वो रेगुलर डाइट पर आ जाए।
जैसे मेरे पास यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं डीएनएस के, आज डीएनएस के जो ये साइनोसाइटिस के टॉन्सिलेक्टमी है, एडेनॉइड्स रिमूव हुए हुए हैं, और उसके अलावा ये अपना ईजीडी अगर प्लान है, एंडोस्कोपी प्लान है, ऑब्वियसली बात है वो भी माउथ रिक्वायर्ड होगा, उसमें भी माउथ के थ्रू सारा कैमरा पास करके सारा काम होता है। तो इस तरह की सारी स्टेट में हमने ये जो डाइट मैंने आपको बताई है उसी तरह से हमने प्रोग्रेस करना है। और सिंपली ये जो टीथ्स की अगर है वो उसमें टीथ रिमूवल है, एक्सट्रैक्ट किया या फिर डेंचर्स प्लेस किए, तब भी इसी तरह से ही हमने उनकी डाइट प्रोग्रेस करनी है पेशेंट। बच्चों अभी तक सब कुछ क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, ये जो गैस्ट्रिक रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी है ना, इसके 4 टॉपिक्स डिटेल्ड हैं, तो ये तो बच्चों अभी सेशन बंद हो जाएगा। हेलो। यस मैम, देखिए आपकी जैसी मर्जी आप करा दें। तो मैं जो करवा रहा हूँ 3 मिनट में कवर नहीं होगा, 40 मिनट्स पूरे होने वाले हैं, दोबारा ऑन कर लूँ फिर? मैम देखिए जैसे आप कहती हैं। ओके। अच्छा बच्चों, एक चीज है जो मैंने बतानी है आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड जनरल रूल ऑफ हाई प्रोटीन हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। जी मैम, करें कंटिन्यू। जी बच्चों, नंबर 1 इसमें इनिशियली द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट परमिटेड। हम जब हम शुरू में हम कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट होती है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसके अलावा जो भी हम कार्बोहाइड्रेट ग्रेजुअली इंक्रीज करवाते हैं एज पर पेशेंट टॉलरेंस लेवल। नंबर 1 रूल तो ये है कि हम लोगों ने शुरू में रिस्ट्रिक्ट करवा दिए हैं कार्बो। फॉर इंस्टेंस कोई डायबिटिक पेशेंट है तो हमने उसको जो है ना रिस्ट्रिक्ट करवा दिया उसमें कई कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कोई सर्जिकल स्टेट के साथ साथ पेशेंट डायबिटिक भी है तो हम लोगों ने उसकी कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग भी करनी है, और उसके अलावा हम लोगों ने साथ साथ उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करवाना है इस पर पेशेंट टॉलरेंस लेवल। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग से याद आया कि आप लोगों ने डाइट प्लान बनाना है कार्बोहाइड्रेट सिंपल, जो है ना कार्बोहाइड्रेट वाला प्लान बनाना है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, और जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें जो है ना काउंटिंग से आपने एक प्लान भी बना के दिखाना है मुझे। नंबर 2 बच्चे, नंबर 2 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम दैट इज लिबरल पोर्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स आर यूज्ड। नंबर 3, सिक्स स्मॉल मील्स आर गिवन डेली। नंबर 4, liquids are taken 30 to 60 minutes after meal.
Number 5, multiple vitamin and mineral supplements are prescribed. Number 6, rest before and after meal, eating slowly and chewing well are essential. Number 7, foods to avoid include milk, ice cream, and other frozen desserts such as sugar, sweet, candy, syrup, chocolate, gravy and rich sauces. ये हमने avoid करवाना है. मैम रिपीट कर दें. Food to avoid are milk, ice cream, frozen desserts, sugars, sweets, candy, syrup, chocolates, gravies and rich sauces. ये हमने पोस्ट ऑपरेटिवली अवॉइड करवाना है, अदरवाइज डाइजेशन ठीक नहीं होगी. बच्चों आज के लिए इतना ही ठीक है. फिर अगला टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम लोग कल कवर करेंगे. ये 2 मिनट बाद हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी. अभी तक के लिए जो कुछ पूछना है वो पूछ लो. मैम ये जो बुक है इसका पीडीएफ आप शेयर कर देंगी? बच्चों मेरे पास साथ आप अवेलेबल पढ़ा नहीं है, रही आप हैं. फोटो कॉपी करवा लेना. चलें ठीक है मैम. ठीक है. और कुछ? बस मैम. मैम ये जो आपने 7 पॉइंट्स बताए हैं अभी मैम, ये हमारे पास इन जनरल है सर्जरी के बारे में? जर्नल, हाँ जी जर्नल रूल है ये, जो हमने डाइट का प्लान करना है. ठीक है मैम. ओके ओके ठीक है फिर. यस मैम. ओके ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज मैम. ओके मैम. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम.